नमस्कार दोस्तों, मूवी मस्ती मैजिक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी बाजीगर की। ये एक तरह से हमारा रिविजिट होने वाला है, जहां पर हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इस फिल्म को देखने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे। हालांकि वैसे आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल पर जो ये वीडियो है काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा है। शादियों का सीज़न था और सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो की कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पाए। लेकिन अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको वीक में 2 से या 3 वीडियो ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं बाजीगर की और अपने राम अवतार भाई की ये वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। तो वीडियो की शुरुआत भी उन्हीं से करेंगे और पूछेंगे कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, आपने ये फिल्म कब देखी थी। राम अवतार भाई, बाजीगर देखने का फर्स्ट एक्सपीरियंस तो याद नहीं है, बहुत साल पहले देखा था, लेकिन मैं देखता रहता हूँ फिल्म। अभी तो कल ही मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो बाजीगर पे आया है। तो क्या है कि बाजीगर पे मैंने बाजीगर को एक बार फिर से रिपीट किया वीडियो को बनाने के लिए, और फिर से जितने बार देखता हूँ एक नया एक्सपीरियंस मिलता है फिल्म को देखने का। कुछ नया दिखता है मुझे, कुछ अलग दिखता है, कुछ मज़ेदार दिखता है। जैसे कि आज से पहले हमने कभी नोटिस नहीं किया था, एक सीन में बता रहा हूँ कि फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डब्बू मलिक का शाहरुख खान मर्डर करते हैं। अब उस सीन में जो शाहरुख खान की इंटेंसिटी है वो तो है ही, लेकिन जो उसकी सिनेमेटोग्राफी है वो इस टाइप से किया गया है कि वो लगता है किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन है, और अलग टाइप से पीछे कोई बहुत बड़ा वीएफएक्स चल रहा है, इस टाइप से लगता है। वो सीन दर्शक देखेंगे जहाँ पे डब्बू मलिक का मर्डर के जस्ट पहले का सीन है, मतलब उसी कमरे का सीन है। तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अचानक से कुछ नया दिख जाता है, ये मैं कहना चाहूँगा। हालांकि बाजीगर के हर एक सीन मास्टरपीस है। हालांकि ये भी सच है कि बाजीगर ओरिजिनल फिल्म नहीं है, वो अ किस बिफोर डाइंग नामक एक नॉवेल से पे बनी है। हालांकि डायरेक्ट वो नॉवेल की कॉपी फिल्म नहीं थी, वो रीमेक थी 1991 में आई जो अ किस बिफोर डाइंग फिल्म थी मैट डिलन की, उसकी रीमेक थी। हालांकि 1956 में भी एक फिल्म आई थी अ किस बिफोर डाइंग, जो कि ओरिजिनल नॉवेल पे बनी थी। तो ऐसा है। तो बाजीगर का मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने में बाजीगर का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने उस वीडियो के इंट्रो में भी ये बात कहा है कि शाहरुख खान एक नकारात्मक किरदार को करने में ज़्यादा बेहतर दिखते हैं या फिर सकारात्मक किरदार को करने में, ये बात का फैसला करना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन इस बात का फैसला जरूर हो जाता है कि वो अपने समकालीन अभिनेता हों, जो उनके समकालीन अभिनेता हैं, उनमें अगर नकारात्मक किरदारों को करने का एक प्रतियोगिता किया जाए तो शाहरुख खान कहीं आगे नजर आएंगे। क्या लगता है सत्यविजय भाई? बिल्कुल, मतलब शाहरुख खान की बात ही अलग है। नेगेटिव रोल में भी मतलब बंदे ने एकदम जान डाल दी है। आज भी सोचो 90s की फिल्मों के बारे में बात होती है जहां शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल निभाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से शाहरुख खान को नेगेटिव रोल में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि अब वैसे दर्शक आ चुके हैं, वैसा माहौल भी सेट हो गया है जब शाहरुख खान को ऐसे नेगेटिव रोल में लोग देखना चाहेंगे। सही कहा। शाहरुख खान अगर विंटेज अवतार में एकदम निगेटिव रोल में आते हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा। पिछली मूवी याद है जब एक फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की, तो उसका ट्रेलर देख के मतलब मुझे लगा कि इसका ज़बरदस्त मतलब बन सकता है कि एक फ़ैन जो मतलब इतना एडमायर कर रहा है अपने हीरो को और फिर उससे नाराज़ हो जाता है, फिर उससे अपना मतलब बदला निकालता है, अपना गुस्सा निकालता है। तो मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये बड़ी ख़तरनाक टाइप की मूवी हो सकती है, मतलब बिल्कुल बाजीगर, डर और अंजाम टाइप की। लेकिन वो मूवी कहीं ना कहीं मतलब उस लेवल की नहीं हो पाई, जबकि कंसेप्ट अच्छा था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे नहीं आ पाई थी। थोड़ा सा चूक हो गया, थोड़ा चूक हो गया था। लेकिन एक बार फिर से शाहरुख खान को नेगेटिव रोल में कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब चल सकती है। अच्छा, वैसे सत्यविजय भाई, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 90s के निगेटिव किरदार को प्ले करने वाले एक्टर की, तो शाहरुख खान के बाद आपको 90s का कौन सा हीरो लगता है जो आपको लगता है कि निगेटिव रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है? शाहरुख खान के अलावा नेगेटिव रोल संजय दत्त मुझे लगता है। अजय देवगन ने भी खाकी में तो देखो कितना खतरनाक नेगेटिव रोल किया था, वो खाकी दीवानगी में देखो। हाँ, लेकिन मैं भी संजय दत्त, नाना पाटेकर, इस टाइप के एक्टर्स के साथ जाना चाहूँगा। संजय दत्त, नाना पाटेकर बेहतर है। संजय दत्त और नाना पाटेकर दोनों। वैसे नाना पाटेकर ने नेगेटिव रोल किया है, नहीं किया ना? उसको नेगेटिव ही तो कहेंगे ना, लगभग वो नेगेटिव ही है, अग्नि साक्षी वाला। हाँ, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव उसमें आ जाता है, वो सही बोल रहे हो। अग्नि साक्षी नेगेटिव है।
उसको ग्रे भी नहीं कह सकते हैं, वो ग्रे कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर का बीच का एक अलग ही हाइब्रिड वर्जन है। एक पतली सी थिन लाइन आ गई। लेकिन गजब का रोल निभाया था अग्नि साक्षी में नाना पाटेकर ने। अग्नि साक्षी मुझे बहुत जबरदस्त लगी थी। हाँ, मतलब एक ही थीम पे उस टाइम पे 2-3 मूवी आई थी, दरार आई थी, अग्नि साक्षी थी, याराना बनी थी, मतलब एक ही थीम पे ऐसी 3-4 मूवी आई थी 1-2 साल के डिफरेंस में पूरी। लेकिन अग्नि साक्षी की बात अलग थी, उसमें नाना पाटेकर की जो परफॉर्मेंस थी मतलब खतरनाक थी, एकदम अलग लेवल की थी। बिल्कुल सही। बाकी बाजीगर के बारे में एक मतलब मैं देख रहा था, एक आर्टिकल में आया था कि बाजीगर में जब वो गाना आता है ना, बाजीगर ओ बाजीगर, तो उसमें जब शाहरुख खान घोड़े पे बैठ के जाते हैं वो जोरों का वो नकाब वकाब पहन के, तो उसमें उसमें मतलब ये था कि जब जाने वाला सीन था उसमें शाहरुख खान नहीं थे, उसमें शाहरुख खान के किसी बॉडी डबल को उसमें बैठाया गया था और पीछे से वो सीन फिर शूट किया गया था। तो ये मैंने फिर काफ़ी टाइम बाद उसमें नोटिस किया, तो मतलब लगा कि ये शाहरुख खान नहीं थे। ऐसे कई सीन होते हैं मतलब फिल्मों में जो पीछे से शूट किए जाते हैं, उनके बॉडी डबल होते हैं या फिर स्टंटमैन होते हैं। एक बात और थी, बाजीगर के गाने में शाहरुख खान ने एक शर्ट पहनी थी, वो सेम शर्ट शाहरुख खान ने डर के एक गाने में भी यूज की थी। हाँ वो डर का वो गाना नहीं है, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने तुझको देखूं या प्यार करूं। हाँ, मैंने इस पे एक अपने मेरे सामने वीडियो में बताया था। अच्छा, ये तू मेरे सामने का जब जिक्र आया है तो गौर कीजिएगा कि उसको एकदम पूरा बर्फ में फिल्म आया गया, बर्फीला एरिया है ना, और वहाँ पे एकदम जूही चावला को एकदम कम कपड़े पहना दिए गए, बेचारी का बुरा हाल किया गया होगा ना। वैसे बड़ा बुरा हुआ होगा। यशराज की जितनी फिल्में उसमें यही होता है, हिंदी फिल्मों में यही है। 90s में जितनी भी यशराज की फिल्में रही हैं उसमें यही रहा है, साड़ी पहना देते हैं, लेकिन हाँ अच्छा भी लगता था। वैसे कुछ बिहाइंड द सीन देखना, लोकेशन पर जो है बर्फ की लोकेशन वाले जो बिहाइंड द सीन है, जैसे ये जवानी है दीवानी या कुछ कैसे मैं देख रहा था, तो हीरोइन पहले तो ऐसे मतलब छोटे कपड़ों में शूट हो रही है, हाँ जैसे ही मतलब कैमरा कट होता है तो भाई तुरंत उसको कंबल अम्बल उड़ा दिया जाता है। कंबल उड़ा दिए जाते हैं। हाँ, बड़ा अत्याचार हुआ हीरोइंस पे उस दौर में। एक और मुझे याद आ रहा है, DDLJ का वो गाना जो था ना, क्या था जरा सा झूम लूं मैं, उसमें हाँ उसमें काजोल के साथ ऐसा हुआ था। तो ये सब चीजें हुई हैं। अच्छा रहमत भाई, ये बताइए, बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो डिलीवर करी, लेकिन क्या ये शाहरुख खान ही इस फिल्म के फर्स्ट चॉइस थे या इससे पहले भी रोल किसी और को गया? अरे बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी इतनी दिलचस्प कहानी है कि जैसे कि अब्बास मस्तान की जो फिल्म थी खिलाड़ी के बाद वो अपने अगले प्रोजेक्ट पे जब काम करने लगे, तो उसी दौरान खिलाड़ी के जो को एक्टर थे शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के जो को एक्टर थे दीपक तिजोरी भी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अ किस बिफोर डाइंग की कॉन्सेप्ट लेकर अब्बास मस्तान से मिला, है ना। तो हाँ, अ किस बिफोर डाइंग का कॉन्सेप्ट लेके अब्बास मस्तान से मिला और उन्हें बताया कि इस प्रकार की एक फ़िल्म है, हॉलीवुड की फिल्म। उस दौरान में इसी तरह कॉन्सेप्ट दिया करते थे लोग एक दूसरे को, और दीपक तिजोरी कहते हैं कि मैंने कई लोगों को बहुत सारी फिल्मों के कॉन्सेप्ट दिए हैं इस टाइप से। तो वो किस बिफोर डाइंग का कॉन्सेप्ट लेकर उनसे मिले और कहा कि ये फिल्म आप बनाइए और इसमें जो हीरो का रोल है वो मुझे दीजिएगा, आपको प्रोड्यूसर ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहलाज निहलानी को मैंने तैयार कर लिया इसको प्रोड्यूस करने के लिए। पहलाज निहलानी उस दौर के माने हुए प्रोड्यूसर थे, आंखें वगैरह उन्होंने ही बनाई थी। तो उनको अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अब क्या हुआ ना कि ये जो अब्बास मस्तान थे, वो फिल्म का कॉन्सेप्ट जो इसके जो प्रोड्यूसर्स थे, इसके खिलाड़ी के विनस जो कंपनी थी, खिलाड़ी के जो प्रोड्यूसर थे गणेश जैन और रतन जैन, तो उनको इन्होंने सुना दी, तो वो कहने लगे कि हम प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस करने वाले थे पहलाज निहलानी, फिल्म के हीरो बनने वाले थे दीपक तिजोरी, लेकिन विनस वालों ने कहा कि हम प्रोड्यूस करेंगे। अब अब्बास मस्तान चाह के भी मना नहीं कर पा रहे थे, और उनका कहना था विनस वालों का कि इसमें दीपक तिजोरी को हीरो न लेके शाहरुख खान किसी और एक्टर को लिया जाए, अक्षय कुमार को रिपीट किया जाए। खिलाड़ी के बाद अक्षय कुमार को रिपीट करने की भी बात चल रही थी, लेकिन अक्षय कुमार को जब ऑफ़र किया गया फिल्म, तो अक्षय कुमार ने मना कर दिया कि ना, मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, अभी मेरा कैरियर का शुरुआत ही है, और इस टाइप से नेगेटिव किरदार हमको दे देंगे तो कैसे होगा, मैं तो नहीं करूँगा, मैं शुरू होने से पहले बर्बाद नहीं होना चाहता। तब फिल्म का ऑफ़र अनिल कपूर को भी गया,
अनिल कपूर का भी सेम रिएक्शन था कि भाई मेरे टाइप की रोल नहीं है। नेक्स्ट सलमान खान को गया ये रोल। सलमान खान के फादर ने फिल्म की कहानी सुनी, सलीम खान ने, वहाँ दोनों बैठे हुए थे, सलमान खान और सलीम खान साहब। तो सलीम खान साहब ने कहा कि फ़िल्म की कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, भले आप लोगों ने डकैती किया वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। हाँ, वो कहानी चोरी तो है वो, तो हाँ, तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये फॉरेनर जो है, फॉरेन दर्शक जो हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अपने यहाँ जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा तो हीरो के प्रति सहानुभूति चाहिए ही चाहिए। आप हीरो कह लें या विलेन कह लें, जो लीड कैरेक्टर है उसके प्रति सहानुभूति चाहिए। तो उनके कहने पे ही थोड़ा सा लिबरल हुआ गया और इसके माँ का किरदार जोड़ा गया उसमें, और एक एंगल दिया गया, जो चोपड़ा का कैरेक्टर था उसको थोड़ा सा विलेनियस एंगल दिया गया, और राखी का किरदार जोड़ा गया फिल्म में, और शाहरुख खान के किरदार को थोड़ा सहानुभूति दिया गया, एक मोटो दिया गया कि ये आखिर ये सब क्यों कर रहा है। हालांकि जो ओरिजिनल नॉवेल है, अभी मैं ये अभी 2 दिन पहले जो मैंने 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो किया, उसको बनाने के लिए मैंने पूरी ओरिजिनल नॉवेल पढ़ी, किस बिफोर डाइंग, आयरा लेविन की लिखी हुई है, 53 में आई थी, 1953 में, अगर मैं गलत नहीं 1953 में पब्लिश हुई थी। तो मैंने पूरी नॉवेल पढ़ी और कई दिलचस्प बातें निकल के आई कि, और इसमें ओरिजिनल नॉवेल में क्या है कि इसमें 2 ही बहनें दिखाई गई हैं। इवन दोनों हॉलीवुड फिल्में जो 56 और 1991 में जो आई थी, दोनों में भी 2 बहनों का ही जिक्र है, और इसमें भी बाजीगर में भी 2 बहनों का ही जिक्र है, लेकिन ओरिजिनल नॉवेल में जो आयरा लेविन की लिखी हुई है उसमें 3 बहनों का जिक्र है। अब जो दोनों हॉलीवुड की जो दोनों फिल्में हैं, तो उसमें क्या दोनों बहनें जुड़वा हैं, ठीक है। हॉलीवुड की दोनों फिल्मों में बहनों को जुड़वा दिखाया गया है, और इसमें शाहरुख खान वाली फिल्म में अलग अलग हैं, जुड़वा नहीं है। अब ये लोग जब रीमेक करना चाह रहे थे तो उस वक्त ये लोग भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे थे कि इसको जुड़वा ही रखा जाए, और श्रीदेवी को संपर्क भी किया गया, तो श्रीदेवी मान भी गई थी फिल्म के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि श्रीदेवी को मान ली गई, लेकिन फिर मेकर्स के माइंड में ये बात आया कि श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस को फिल्म के शुरुआती 15-20 मिनट के अंदर बिल्डिंग से धकेल के हीरो मार दे रहा है। अब श्रीदेवी का कद उस समय इतना बड़ा था, शाहरुख खान का कद उतना बड़ा था नहीं, मतलब कि पॉपुलैरिटी के मामले में, तो शुरू के 15-20 मिनट में ही मार देगा तो लोग फिर तो थिएटर से निकल जाएंगे, या फिर लोग जाएंगे ही नहीं, जैसे कि नेक्स्ट शो में लोग जाएंगे ही नहीं जाएंगे, ये बात जब पता चलेगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। श्रीदेवी को मार दिया, तो इस बात के चलते वो लोग सोचे कि किसी और एक्ट्रेस को लिया जाए। बातें मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित से होते हुए लास्ट में वहाँ भी बात नहीं बन पाई, किसी को रोल की लंबाई कम लगी, किसी के पास डेट्स नहीं थे, ऐसे चीज़ें हुई। तो फिर लास्ट में ये बात किया गया कि इस कैरेक्टर को 2 हीरोइंस के साथ किया जाए, मतलब कि जुड़वा ना करके 2 हीरोइंस, 2 बहनें कर दिया जाए, और इसी के चलते 2 बहनों का कैरेक्टर किरदार तैयार किया गया। और दोनों में पहला जो ये शिल्पा शेट्टी वाला रोल है उसके लिए जूही चावला से संपर्क किया गया था, और दूसरा जो काजोल वाला रोल है उसके लिए आयशा जुल्का से बात की गई थी, लेकिन जूही चावला को भी रोल की लंबाई पसंद नहीं आई, और आयशा जुल्का उस वक्त शायद व्यस्त थी या किसी कारणों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तो उसके बाद शिल्पा शेट्टी और काजोल की एंट्री हुई। अब शिल्पा शेट्टी और काजोल की एंट्री हो गई, लेकिन ये कितना दिलचस्प बात है, गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त ये लोग थे उस वक्त ये लोग 17-18 साल की मात्र थी, बहुत कम एज थी इन लोगों की, और उस एज में ये लोग हीरोइंस थी। उसके बाद यहाँ गौर करने वाली बात है कि फिल्म में शिल्पा शेट्टी जो है वो काजोल की बड़ी बहन है, लेकिन ओरिजिनल लाइफ में वो 1 साल छोटी है काजोल से। शिल्पा शेट्टी का तो डेब्यू हुआ था इससे, बाजीगर से। काजोल का इसके 1 साल पहले वो बेखुदी आ चुकी थी। बेखुदी से बात है। अच्छा, इसमें जैसे राम भाई आपने ये बताया कि इसमें 3 बहनों की कहानी थी नोवेल में, तो उसमें कहानी में और क्या क्या चेंजेस थे फिल्म के कंपैरिजन में? उसका जो हीरो था ना, उसको कोई मतलब, उसको धनी बनना था, उसको पैसे चाहिए थे, उसको ये चाहिए था, उसमें बदला या फिर रिवेंज का कोई एंगल नहीं है। अच्छा, इसमें मदन चोपड़ा ये अलग से इंक्लूड कर दिया ना कि मदन चोपड़ा ने उनकी कंपनी के ऊपर कब्जा कर लिया था। नहीं, उसमें जो हीरोइंस थी उनके फादर थे, वो बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेसमैन था, ये सब चीज़ें थी, लेकिन कहने का मतलब है कि उसके फादर के
साथ गद्दारी नहीं किया था, शाहरुख खान के फादर के साथ गद्दारी हुआ था, ऐसा कोई मामला नहीं था। इवन यहाँ पे जो फिल्म है मदन चोपड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिल्म में गौर करने वाली बात है कि शाहरुख खान का पर्दाफाश काजोल करती हैं, जो बाद में जाके वो सारा रिपोर्ट वगैरह पढ़ लेती हैं, उसका प्लान वगैरह जान लेती है उसके घर पे जाके फिल्म के क्लाइमेक्स में, है ना। लेकिन जो ओरिजिनल नॉवेल में या फिर जो फिल्म है उसमें क्या है कि जो हीरोइन का फ्रेंड रहता है, वो एक डीजे रहता है, वो डीजे उसका पर्दाफाश करता है। अच्छा। हाँ, वो एक डीजे रहता है, वो पर्दाफाश करता है। हालांकि यहाँ भी हीरोइन का एक फ्रेंड, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर है, और जो उनका सिद्धार्थ रे का जो कैरेक्टर है। ओके। वैसे अब्बास मस्तान की फिल्में अगर देखें तो वो मतलब हॉलीवुड की ज़्यादा से ज़्यादा रीमेक ही हैं। मतलब पूरी फिल्मोग्राफी देखो तो कहीं ना कहीं से हॉलीवुड से उन्होंने कंसेप्ट लिया और उसको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया है। लेकिन मतलब जो उनका रामतार भाई की लैंग्वेज में कहे तो डकैती करी, डकैती। लेकिन देखो उनका फ्लो में निकल गया, लेकिन फिल्म मेकर वो अच्छे हैं। इवन गौर करने वाली बात है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ा दिलचस्प बात पता चला कि जो हॉलीवुड की दोनों फिल्में हैं और इसका हॉलीवुड की जो दोनों फिल्में हैं और बाजीगर का, इसमें IMDb रेटिंग का जब तुलना किया जाएगा तो IMDb रेटिंग के तौर पे बाजीगर कहीं ऊपर है उन लोगों से। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा रामोतर भाई और सत्यविजय भाई, आप लोग सिद्धार्थ एक्टर के बारे में बताइए थोड़ा, जिनके ऊपर गाना छुपाना भी नहीं आता। सिद्धार्थ, उस एक्टर के बारे में बताइए। अच्छा लगता है, स्क्रीन प्रेजेंस बढ़िया थी उस एक्टर की। मतलब उनका ये हुआ कि मोटी मोटी मूछें, मासूम सी आंखें, बड़ा मासूम दिखते थे वो। अरे उनका काफ़ी कम एज में उनका डेथ हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था काफ़ी कम एज में। इवन उनकी शादी बड़ी पॉपुलर। जानी दुश्मन आखिरी मूवी थी क्या उनकी, जानी दुश्मन? हाँ, जानी दुश्मन के 1-2 साल बाद हुआ, शायद 2003 या 2004 में उनकी मतलब डेथ हो गई थी। और उनका इनके साथ शादी हुआ था ना, क्या नाम था उनका? उस एक्ट्रेस का बड़ी पॉपुलर थी, शांति प्रिया, जो सौगंध, हाँ सौगंध में थी शायद। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, मिथुन के गाने में है ना जो, हाँ फूल और अंगार। हाँ वो मतलब शांति प्रिया से शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी इन दोनों की। अरे ये जो है ना, तुम्हारा ये जो जिनका सिद्धार्थ रे का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, सिद्धार्थ रे के जो इनके नाना थे वो काफ़ी पॉपुलर फिल्म मेकर थे। वी शांताराम, अगर नाम सुना हो तो। वी शांताराम के वो, नाम सुना है। तो वी शांताराम 2 आंखें 12 हाथ बनाई थी, जिसका वो गाना था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पे चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो वी शांताराम के वो पोते हैं। लेकिन उनका करियर ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया फिर, मतलब फिल्में की उन्होंने कुछ लीड एक्टर के तौर पे एक और फिल्म बड़ा पॉपुलर है इनका, जो ये जिनका लोग सिद्धार्थ रे साहब का जिक्र कर रहे हैं, इनका एक पॉपुलर फिल्म था वंश, अगर याद हो तो। वंश शायद 1992 में आई थी मुझे लग रहा है। उसका वो गाना कितना पॉपुलर है शायद, है ना? हाँ, उसका वो गाना, ये आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को बहकाए तेरे ये कि कस्तूरी करके कोई गाना था, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो। SP बालासुब्रमण्यम। राम भाई ऐसे नहीं मजा आ रहा, ऐसे नहीं मजा आ रहा राम भाई। आप गा के बताओ आज। अरे नहीं, तो वो गाना एक बार हो जाए। अच्छा, ये बाजीगर मूवी का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आप लोगों का? मैं तो छुपाना भी नहीं आता के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है मैं भी इसी के साथ जाऊंगा। ऐ मेरे हमसफर, मैंने मेरे हमसफर बहुत सुना है, और इस गाने से नहीं ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐसा ही कुछ गाना था ना? इस गाने का देखो, इस मूवी के गाने बहुत जबरदस्त हैं। एक ही गाना आप उठा के देख लो, सारे गाने मस्त हैं। मेरे हमसफर का मतलब गाने का पिक्चराइजेशन भी देखो, मतलब एक तो गाना अच्छा है, ऊपर से घोड़ों के अस्तबल में, और मतलब रात का माहौल है, हीरो है, हीरोइन है, मतलब एक अलग ही मूड सेट हो जाता है इस गाने को। वीडियो देखना कभी मतलब अच्छे से तो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं फिर। हाँ, एक तो वो गाना भी है ना, वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है ना? हाँ, ये गाने मतलब कुछ ऐसे हैं कि अगर
मूड ऑफ भी हो रहा है तो अगर इन गानों को सुन लो एक बार तो मतलब इनकी म्यूजिक बीट ऐसी है कि मतलब दिमाग अच्छा हो जाता है, एकदम अंदर से लगता है कि हाँ यार प्योर 90s के जो हम लोग गानों की बात करते हैं ना कि उनकी फील ही अलग है, तो बाजीगर का एल्बम उठा के देख लो, एक एक गाना आपको अलग ही फील देता है। जैसे लेकिन मतलब पता मैं है अपनी बात बताऊं, बाजीगर का एल्बम शुरू में ये नदीम श्रवण करने वाले थे। अच्छा। नदीम श्रवण करने वाले थे, लेकिन कहते हैं अब ट्रिविया है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, उनको काजल के मदर से प्रॉब्लम था शायद कुछ, तो वो काजल को फिल्म में लेने के वो मना कर रहे थे शायद, ऐसा ही कुछ कहीं मैं पढ़ रहा था, कुछ IMDb या कहीं पे ये पढ़ रहा था, बेखुदी के सेट तो पे ऐसा कुछ हुआ था शायद। हाँ, तो तभी से तो इसके चलते उन्होंने कहा कि आप काजल को छोड़ दो या फिर हमें रखो, तो फिर इन्होंने फिल्म छोड़ दी, ऐसा कहा। फिर अनु मलिक की एंट्री हुई, ऐसा कहा जाता है। वैसे अनु मलिक के बारे में भी एक चीज़ है कि ज़्यादातर धुनें कहीं ना कहीं से कॉपीड हैं, लेकिन गाने वाकई में मतलब अच्छे बनाए हैं 90s में। अनु मलिक ने काफ़ी मेलोडियस गाने बनाए हैं, तो कई गाने तो यादगार हैं एकदम। और मदन चोपड़ा के बारे में क्या ख्याल है राम भाई? दलीप ताहिल अरे दलीप ताहिल के साथ ये सीन है ना कि वो पॉजिटिव किरदार भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बंदा पता नहीं कब अचानक से नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता? चेहरे पर एक सस्पेंस बना रहता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका चेहरा ऐसा लगने लगता है कि ये बंदा कभी भी अचानक पलट जाएगा, ऐसा लगने लगता है। गिरगिट, हाँ, गिरगिट की तरह, जैसे सदाशिव अमरापुरकर को देख के लगता था, ठीक ना, तो वैसा इनके साथ भी वैसा ही हमको लगता है। जैसे सोल्जर मूवी में भी कुछ वैसे ही था, दलीप ताहिल का रोल एकदम मतलब पहले लगता है कि कुछ सही होगा, फिर एकदम से बदल जाता है वो भी अब्बास मस्तान की मूवी थी मुझे लगता है। वो एक जो सीन है, जी बोलिए। अब्बास मस्तान की मतलब ज़्यादातर मूवी में एक चीज़ नोटिस करना है कि स्टार कास्ट लगभग रिपीट होती है, मतलब काफ़ी सारे स्टार हैं, जैसे जॉनी लीवर हो गए ज़्यादातर मूवी में उनके साथ हैं, दलीप ताहिल हो गए, तो इन सबको उन्होंने काफ़ी रिपीट किया है अपनी मूवी में। और प्रिया जो नाम है अधिकतर फिल्मों में, मतलब उनकी हीरोइन का नाम प्रिया मिलेगा आपको, चाहे सोल्जर देख लो, बाजीगर देख लो, तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन नज़र आती हैं। हालांकि इश्क है उनका प्रिया से, है ना? अलग ही इश्क चल रहा है उनका प्रिया से। अजनबी में भी शायद प्रिया नाम होता है ना, अजनबी में करीना कपूर का, याद नहीं है, नहीं याद है मुझे, याद प्रिया नहीं का नाम रहता प्रिया है। नाम रहता है, प्रिया और सपना नाम रहता है। अब एक नाम तो प्रिया रहता है उसमें किसी ना किसी, चाहे बिपाशा बसु का हो या करीना का हो। वैसे अजनबी बड़ी अच्छी मूवी थी, अजनबी का कंसेप्ट भी अच्छा था, मुझे भी बहुत जबरदस्त लगी थी। बदलने वाला ये वैसे अपने समय के हिसाब से काफ़ी बोल्ड मूवी थी अजनबी, मतलब मैंने तो ऐसे देखी थी, छोटे थे उस टाइम पे तो काफ़ी लोगों के साथ बैठ के देखी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो थोड़ी नहीं काफ़ी बोल्ड थी एक। अरे मैंने देखा, लेकिन उस समय तो हमें समझ में नहीं आया कि बोल्ड है। अब समझ में आता है यहाँ बोल्ड थी। ये टॉपिक कभी भी बोल्ड ही रहेगा इंडिया के हिसाब से। सही बात है। हाँ नहीं वैसे ये बोल्ड ही है, इंडिया क्या बाहर के हिसाब से भी देखो तो टॉपिक बोल्ड ही है वो। नहीं हमको लगता है कि बाहर में ऐसा होता होगा, ऐसा हमको लगता है, पता नहीं क्या सच्चाई है। आप ऐसे एक बात देखो, उसमें अजनबी मूवी में अक्षय कुमार का चेहरा कितना वो सब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है एकदम वाकई में कमीना फील होता है। दुष्ट लगता है, दुष्ट लगता है ना। उसके मीम भी तो बनते हैं अक्षय कुमार के, उसके कहता है बीवी बदल लो, काफी मीम बनते हैं उसमें अक्षय कुमार के। वैसे अक्षय कुमार ने भी नेगेटिव रोल अच्छा किया था उसमें, और भी नेगेटिव रोल अक्षय कुमार कर सकते हैं अभी। हाँ। अच्छा किया था अजनबी में, उसने अच्छा किया था। वैसे अक्षय कुमार ने और ज्यादा नेगेटिव रोल किए नहीं शायद अपने करियर में अजनबी के अलावा। उसमें किया था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा हम किया था, लेकिन इम्प्रेस नहीं हो पाया था उससे। मतलब अजनबी जैसा करना चाहिए कि एकदम मतलब प्योर लगे कि ये एकदम हरामी टाइप का ही रोल है, एकदम खतरनाक। नहीं वो तो था ना, वो मुझसे शादी करोगी शनि का किरदार भले बाद में बदल जाता है, लेकिन विकेट सनी वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही कैरेक्टर था, विकेट सनी। इस टाइप का रोल सूट होता है अक्षय कुमार के ऊपर, जो पर्सनालिटी है उनका, जो चेहरा है, हाव भाव है, वो मतलब इस टाइप के रोल में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अभी हाउसफुल 5 का ट्रेलर आया है, हाउसफुल 5 का ट्रेलर टीजर आया छोटा सा, तो उसको देख के बड़ी मतलब पॉजिटिव सी वाइब आई है कि शायद हो सकता है कि अच्छी मतलब अच्छी कॉमेडी मतलब देखने के लिए मिले इसमें।
अरे हमको हम जहाँ ट्रेलर देखे तो हमको लगने लगा कि और डेथ ऑन नाइल करके जो हाल फिलहाल में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जो अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल पे बनी है, ठीक ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को ये लोग कॉमेडी वे में कहीं तो पेश नहीं कर रहे हैं। डेथ ऑफ नाइल पे क्या था कि उसमें इसी तरह क्रूज पे मर्डर होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो मुझे लगता है कहीं उस कॉन्सेप्ट पे लोग कॉमेडी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे अपना कुछ नया डालने का प्रयास किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत हूँ। एक मैंने भी पोस्ट देखा था, उसमें मूवी का नाम तो दूसरा था लेकिन बता रहे थे इसकी तरह हो सकती है। देखो ये कॉन्सेप्ट मतलब है हॉलीवुड का है, लेकिन शायद जो कॉन्स्पिरेंसी हो, जो कॉमेडी हो, उसको देखने में मजा आए। ये हो सकता है कि देखो कंसेप्ट तो कोई नया नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप है, चाहे शिप में हो या होटल में हो, एक मर्डर हो जाता है, फिर एक पे शक जाता है, दूसरे पे जाता है, तो ये कंसेप्ट तो मतलब मुझे लगता है कई मूवी में देखने के लिए मिला होगा। लेकिन जो कॉमेडी है बीच बीच में, जो जोक हो गए या जो वन लाइनर हो गए, वो मजेदार होंगे देखने में, ऐसा लग रहा है उसको, वो नया होगा। और अगर वही काम कर गया तो मूवी चल जाएगी फिर ये। अच्छा, ऐसी एक मूवी आपने वो देखी होगी 36 चाइनाटाउन, उसकी थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। उसमें भी मर्डर होता है और कॉमेडी, पहले एक के ऊपर शक जाता है, फिर दूसरे पे जाता है। पिक्चर देखने में मजा आएगी वो देखने में। वैसे कल आपने वो देखा आमिर खान की मूवी सितारे जमीन पर का पोस्टर आया? पोस्टर अच्छा है उसका, कैसा लगा? अच्छा लगा, पोस्टर तो अच्छा है उसका। चलनी चाहिए, अच्छा लग रहा है। अब देखो चलनी तो चाहिए, क्योंकि खैर हम लोग देख सकते हैं इस टाइप की मूवी, अभी माहौल है अभी, क्योंकि एक्शन आ रहा है हर तरफ से, जहाँ देखो एक्शन ही एक्शन चल रहा है, तो ऐसे माहौल में मूवी चल सकती है, कुछ अलग देखने के लिए मिलेगी। आपको एक बात बताएं, ये जो मूवी आ रही है आमिर खान की, इसका जो डिट्टो पोस्टर है, एक मराठी मूवी है राजपाल यादव की, उसका डिट्टो पोस्टर है, उसका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, कोई लुटपोट ऐसे कुछ नाम था, सेम टू सेम यही था, पीछे जो थे डिसेबल लोग थे, और मतलब यही कहानी ऐसा लग रहा है। तो उसमें KRK ने एक पोस्ट किया था कि देखो ये भी मूवी रीमेक है, लेकिन जो भी हो खैर हम लोग बाजीगर पर वापस आते हैं। तो रामोतर भाई, बाजीगर मूवी में वो जो सीन है जहाँ पर शाहरुख खान मदन चोपड़ा से एकदम आमने सामने आके कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा, उस सीन के बारे में बताइए, कैसा लगा था वो सीन? बहुत इम्पैक्टफुल था। हाँ, इम्पैक्टफुल था। और क्या है कि जब किसी आदमी को उसकी मनचाही चीज़ या फिर उसका गोल पूरी कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त जैसा एक्सप्रेशन होता है चेहरे पे, या उस वक्त वो जो फील कर रहा होता है, उसको पर्दे पर शाहरुख खान ने परफेक्ट तरीके से डिपिक्ट किया है, एकदम परफेक्ट तरीका से डिपिक्ट किया है। उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कोई कर सकता है। इवन गणेश जैन जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब शाहरुख खान को हमने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने कहा था कि ये रोल मेरे अलावा कोई मुझसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। शाहरुख खान ने इतने आत्मविश्वास से कहा था, और ये बात सही भी है। मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान इतना नेगेटिव तरीके से या फिर उतना ये किसी में उतनी इंटेंसिटी तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कोई कर पाता है वो इंटेंसिटी। और आप देखो जब क्लाइमेक्स, जब वो डायलॉग बोलता है मदन चोपड़ा, आप देखो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त थी। हाँ, दलीप ताहिल कहते हैं कि वो जो क्लाइमेक्स में जिसमें पूरा ब्लड पॉरिंग हो गया, पूरा जहाँ तहाँ ब्लड हो गया चेहरे पे, ये पे, तो शाहरुख खान जानबूझ के एक्स्ट्रा ब्लड का जो और डुप्लीकेट ब्लड था वो जानबूझ के जहाँ तहाँ छिड़क ले रहे थे, ऐसा दलीप ताहिल का कहना था, वो सीन को और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ इसमें भी हुआ था। करण अर्जुन में भी मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो करण अर्जुन में ये था कि जब वो फर्स्ट हाफ में इन दोनों को मारते हैं ना, वो ठाकुर के आदमी सफ़ेद कुर्ते पहने होते हैं और रेगिस्तान में दौड़ा के तलवार से मारते हैं, तो उस सीन में ये था कि मतलब सलमान खान तो बार बार सीन कट होने पे अपने बाल ठीक कर ले रहे थे, अपने चेहरे से धूल वूल हटा ले रहे थे, लेकिन शाहरुख खान मतलब एकदम बाल जितने गंदे हो सके उतने गंदे हो गए, चेहरे पे खून वून और ज़्यादा लगा लिया। तो मतलब इस टाइप का था कि एकदम रॉ दिखना चाहिए। और उस सीन में मतलब पूरा डेडिकेशन, परफेक्शन देखना भी, जब जैसे ये दोनों पीछे से वो तलवार घुसा देते हैं और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, तो उसमें सलमान खान के बाल तो एकदम पूरे परफेक्ट, मतलब कंघी वंगी एकदम पूरी परफेक्ट रहते हैं, लेकिन शाहरुख खान का चेहरा देखना एकदम रॉ दिखता है, उसमें धूल वूल लगी है, खून भी लगा है जहाँ तहाँ। तो इस टाइप का मतलब शाहरुख खान का है कि सीन को बेहतर बनाया जाए, ना कि मतलब ऐसा कि वो अच्छे दिखें उस सीन में। और अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, है ना, हम लोग चाहे किसी भी एक्टर के फैन हो, कोई भी हमारा फेवरेट स्टार हो, लेकिन जो एक्टर वाकई में एक सुपरस्टार कहलाना डिजर्व करता है वो वाकई में शाहरुख खान है। मतलब उस बंदे के आप पुराने इंटरव्यू देख लो, उसका डेडिकेशन देख लो, उसका थॉट प्रोसेस देख लो, ऐसा लगता है कि हाँ यार इसमें एक सुपरस्टार वाली बात है। एक कॉन्फिडेंस देखो शुरू से लेके चले हो।
अरे उनके विषय में तो अब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, और हम लोग जब ऐसी बातें करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, पहले पुराने लोग जो हैं, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके फिल्मों में लिख चुके हैं या फिर उनकी फिल्मों के लिए गा चुके हैं, एक्ट कर चुके हैं, उनका कहना है कि जब आप शाहरुख खान से बात कर रहे होते हैं तो वो कभी आपको फील नहीं करने देंगे कि इस वक्त आपके अलावा किसी और चीज़ पे उनका तवज्जो है। उनको आपको लगेगा कि बात करते वक्त कि हमसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में कोई और महत्वपूर्ण नहीं है शाहरुख खान के लिए, जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं। तो ये बातें हैं शाहरुख खान के साथ। नहीं, शाहरुख खान की अभी भी देख रहा है, मैं कभी कोई पुराना इंटरव्यू या ऐसी पॉडकास्ट कभी भी मतलब सुनता हूँ, तो मतलब वो बंदा जो बोलता है, चाहे लाइफ के बारे में हो, चाहे फिल्मों के बारे में हो, मतलब लगता है कि यार सुनते रहो। मतलब एक अच्छा जो फिलोसफर बोल सकते हैं उनको, मतलब एक हर चीज़ के बारे में उनको एक नॉलेज है अच्छा खासा, तो सुनने का मन करता है कि हाँ भाई बंदा कुछ बोल रहा है और मतलब काम की चीज़ें बोल रहा है, ऐसा इधर उधर का कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो एक बड़ी खासियत है। तो खैर बाजीगर मूवी पर मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहिए। क्या बोलते हैं रामअवतार भाई? हाँ, वीडियो का लेंथ तो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि इससे आगे जाया जाए, नहीं तो हम लोग दिन भर बाजीगर पे बात कर सकते हैं, इतना मटेरियल है। लेकिन फिलहाल बाजीगर फिल्म का वीडियो यहीं पे समाप्त कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ऑडियंस से भी अपने से वीडियो में पूछ लेते हैं कि हफ्ते में मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कितने वीडियो प्लान किए जाएं। पॉडकास्ट में लगभग 30-30 मिनट की ड्यूरेशन के वीडियो हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो हफ्ते में 2 वीडियो किए जाएं या 3 वीडियो किए जाएं। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना जो टॉपिक है उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें नई फिल्मों के बारे में, नए एक्टर के बारे में, या जो नया कंटेंट आ रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए, या अपना जो पुराना कंटेंट है 70s 80s 90s की फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो को एंड करते हैं फिर। ठीक है, वीडियो को करते हैं समाप्त। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।